वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स इन ज्योग्राफी और सुन रहा था ऑनलाइन क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, इसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक बड़ा पोर्शन जो अंतर्जात बलों का था उसको हमने कंप्लीट किया है। और उसी से संबंधित एक आपका उसी से संबंधित कह लीजिए या फिर कर रहे हैं आपकी अंतर्जात और बहिर्जात दोनों ही बलों से संबंधित एक सिद्धांत आपका समस्थिति सिद्धांत है। वर्तमान में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने समस्थिति क्या है इसके बारे में चर्चा की थी और शुरुआती कुछ सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों पर हमने चर्चा नहीं की थी और वहाँ पे हमने बात की थी कि हम इसे आगे देखेंगे, वो भी जो जरूरी सिद्धांत थे उन सिद्धांतों को हम देखेंगे। और एक मोटे तौर पे हमने आइडिया लिया था कि जो आइसोस्टेसी वो क्या है, क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि वर्तमान जो स्थिति है, जो वर्तमान संतुलन की स्थिति कायम है, इस स्थिति की व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमने देखा कि जो विभिन्न प्रकार की जो समस्थिति सिद्धांत जो शुरुआती दौर में आए, वे सिद्धांत तो अब उतने सक्षम नहीं रहे कि इनकी व्याख्या सही तरीके से कर पाएँ। इसलिए वर्तमान स्थिति ये है कि फिर हम जो समस्थिति है इसकी व्याख्या हम अंतर्जात बहिर्जात बलों के सम्मेलन से करते हैं और ये तभी संभव हुआ जब आपका प्लेट विवर्तन की सिद्धांत आया। तो आपने पिछले वीडियो में आपको पता चल चुका है कि किस प्रकार से आप समस्थिति से संबंधित वर्तमान जो अवधारणाएं हैं इनको आप समझेंगे, इसके बारे में पहले ही आपको बताया जा चुका है। आज का जो वीडियो होगा इसमें चूंकि हमने पहले बात की कि कुछ संबंधित सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्राट की संकल्पना, एरी की संकल्पना, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और भी कई जोली और कई प्रकार के आपके मतलब सिद्धांत हैं इससे संबंधित, लेकिन हम उन पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि जो बाकी सिद्धांत हैं वो सारे सिद्धांत मतलब ज़्यादातर आप देखेंगे उसमें सभी अमान्य हैं, मतलब उसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। और अगर हम प्राट और एरी की संकल्पना की बात करें तो ये भी मान्यता इनको भी ज़्यादा प्राप्त नहीं है, ये भी मतलब अमान्य ही है। लेकिन इन पर चर्चा करने का क्या तात्पर्य है, फिर क्यों बनता है, फिर हम इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। अगर हम इस पर बात करें तो मैं वो बता दूं कि चर्चा हम इस पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समस्थिति से संबंधित एक शुरुआती सिद्धांत रहे हैं ये प्राट और एरी के सिद्धांत जो है, और इसलिए इन पर थोड़ा चर्चा करना लाजमी है, चर्चा किया जाना चाहिए। इसलिए हम चर्चा इस पर करेंगे कि किस प्रकार से शुरुआत में चीज़ें डेवलप हुई हैं, कैसे उनको देखा गया, किस प्रकार से समझा गया, इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। अन्यथा हमारा कोई और मोटिव नहीं है प्राट और एरी की संकल्पना के बारे में चर्चा करने का, और इससे क्वेश्चन आने की भी संभावना रहती है और साथ साथ दोनों के तुलनात्मक अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो हम प्राट और एरी की संकल्पना तो देखेंगे ही देखेंगे अलग अलग, लेकिन इसके साथ ही साथ हम इनका तुलनात्मक अध्ययन भी करते चलेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने देखिए 2 कॉलम बना रखा है, एक प्राट के बारे में, एक एरी के बारे में, तो इसको हम देखेंगे। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे हम प्राट की संकल्पना के बारे में, लेकिन हम थ्योरी की चर्चा न करके हमारा जो पैटर्न अपना रहा है, पहले हम चित्र के माध्यम से चीज़ों को देखेंगे। तो आइए बात करें। देखिए ये है एक मतलब चित्र है ये चित्र किस संकल्पना पर आधारित है, ये चित्र प्राट की संकल्पना पर आधारित है। तो आइए बात करते हैं कि प्राट महोदय ने किस प्रकार से जो समस्थिति है उसकी बात की है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा हम करते हैं। तो प्राट महोदय कहते हैं देखिए कि जो भूपटल है उस पर संतुलन की स्थिति लगातार कायम है, तो वो कायम है तो क्यों कायम है, आखिर ऐसा क्या है, इसके बारे में बताते हैं। ये क्या कहते हैं, ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए अगर इनकी संकल्पनाओं को आप समझते हैं, फिर एरी की संकल्पनाओं को आप समझते हैं, और उसके बाद अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन नहीं भी बताया जाता है तो भी आप मतलब अपने आप में आप इतने सक्षम हैं कि इनके तुलनात्मक अध्ययन को आप कर लेंगे, खुद से ही कर लेंगे। तो इनको दोनों को अलग से समझ लीजिए, फिर जो डिफरेंसेस इसमें होगा उनको आप खुद ही हाईलाइट कर लेंगे। तो जो सबसे बड़ी बात इसमें है प्राट संकल्पना में, वो है देखिए यहाँ पे भिन्न घनत्व। अच्छा, मैंने स्तंभ के बारे में आपसे बात की है पिछले वाले वीडियो में। स्तंभ का मतलब सीधा सा क्या है कि जो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ भूपटल पर स्थित जो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों को हम एक स्तंभ के रूप में मानते हैं। जैसे मान लीजिए पर्वत है तो पर्वत को हमने एक स्तंभ मान लिया, पठार है, मैदान है, उसको हमने एक स्तंभ मान लिया। मतलब एक भू आकृति के तौर पर उसे हम नहीं लेंगे, हम एक भूपटल पर स्थित एक भू आकृति के तौर पर उसको नहीं लेंगे, बल्कि एक इस सिद्धांत में हम एक स्तंभ की भांति मानेंगे इसको, ठीक है। पर्वत है तो उसको एक स्तंभ मान लिया, पठार है तो उसको एक स्तंभ मान लिया, इस प्रकार से हम लेकर चलेंगे। तो स्तंभ के बारे में आपको पहले क्लियर कर दूं कि स्तंभ का यहाँ पे तात्पर्य, जब भी मैं स्तंभ बोलूँगा इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई भू आकृति है, मतलब उसके बारे में चर्चा की जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और स्तंभ के बारे में आपको पहले वाले वीडियो में बताया जा चुका है। तो प्राट की संकल्पना में हम देखते हैं तो कहते हैं कि भिन्न घनत्व, जो स्तंभ है वो भिन्न भिन्न घनत्व के होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पर्वत, देखिए इसका घनत्व 2.6
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका घनत्व ये है। फिर पठार की भी बात करें तो इसका घनत्व 2.7 है, ज़्यादा है घनत्व पर्वत से। फिर बात करें हम मैदान की, इसका घनत्व 2.8 सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर पर क्यूब है, 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका घनत्व देख रहे हैं अलग अलग है, मतलब कि जो विभिन्न प्रकार की भू-आकृतियाँ उनके घनत्व में यहाँ पे भिन्नता हमें नजर आ रही है, जो कि प्राट की संकल्पना का एक आधारभूत क्या है, डिफरेंस है। ध्यान रखेंगे कि ये बहुत, अगर इसको आप ध्यान रखेंगे तो आप कहीं ना कहीं जो एरी की संकल्पना है उसमें और इसमें क्या अंतर है इसको समझने की स्थिति में होंगे। तो आप देख रहे हैं कि पर्वत का घनत्व अलग, पठार का घनत्व अलग, मैदान का घनत्व अलग। और इसमें आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि देखिए पर्वत मतलब एक प्रकृति का है तो 2.6 इसका ग्राम मतलब इसका घनत्व हो गया। पठार 2.7, देखिए एक ही प्रकृति के मतलब जो प्रकृतियाँ हैं उनमें घनत्व में समानता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे प्राट की संकल्पना के अनुसार। मैदान में भी देखेंगे तो एक ही प्रकार के मतलब एक ही प्रकृति के हैं तो इनमें भी समानता है, ठीक है। तो 2.8 तो इस प्रकार से देखिए। अब क्या कहते हैं, दूसरी बात ये क्या कहते हैं, पहली बात तो कहते हैं घनत्व में क्या है, भिन्नता होगी, घनत्व भिन्न होंगे। और आप देख रहे हैं ऊंचाई, तो आपको स्थल पे सर्वविदित से सभी लोग जानते हैं कि पठार कम ऊंचा होता है पर्वत से, पर्वत ज़्यादा ऊंचा होता है, मैदान थोड़ा नीचे होता है पठार से। तो ये सब सभी लोग जानते हैं कि ऊंचाई पर मतलब कि बाहर की तरफ हम देखें तो हमें दृश्य किस प्रकार से दिखाई देगा, पर्वत का, पठार का, मैदान का, ठीक है, ये हम सभी जानते हैं। तो इस पर हम चर्चा नहीं करने वाले, बस ध्यान लें कि जो बाहर की आकृतियाँ हैं वो आपकी ऊपर नीचे मतलब ऊंची नीची हो सकती हैं, जो कि हमें समानता दिखाई देती हैं। बात करें अगर तो दूसरा जो इन्होंने बात मानी है मतलब कही है संकल्पना अपने, वो ये है कि समान गहराई, जो आपकी जो विभिन्न प्रकार के जो स्तंभ हैं उनकी गहराई समान है। मतलब कि जो नीचे का उनका हिस्सा, जो जड़ वाला हिस्सा है, जो पैर वाला हिस्सा है, वो पैर वाला हिस्सा जो है, ऐसा नहीं किसी का पैर बहुत नीचे लंबा हो गया, किसी का जड़ नीचे बहुत लंबा हो गया, किसी का जड़ बहुत कम लंबा रहा, पीछे बहुत गहराई नीचे बहुत गहराई तक नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि सभी ही स्तंभों की जो गहराई है, जो जड़ है, वो जड़ क्या है, एक समान क्षतिपूर्ति तल के पास मतलब स्थित है, मतलब क्षतिपूर्ति तल है और इसी तल के सहारे सारे ही स्तंभ आपके पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्तंभ बहुत नीचे तक चला गया है, कोई स्तंभ बिल्कुल नीचे तक नहीं गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सभी स्तंभ एक क्षतिपूर्ति तल के सहारे स्थित है। तो जो गहराई है यहाँ पे समान हो जाती है। तो दो मेजर जो डिफरेंसेस हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं आपकी प्राट की संकल्पना के, भिन्न घनत्व होता है, समान गहराई होती है, इनको आप जरूर से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए ये बीच में आपको एक लाइन दिखाई गई, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपको सतह को दिखाती है। जो सतह आपका होता है समुद्र तल से आप देखें तो जो सतह आपका है, सतह के नीचे का हिस्सा मतलब गहराई वाला, सतह के ऊपर का हिस्सा मतलब कि ऊंचाई वाला। तो सतह के ऊपर की स्थिति ऐसी है मतलब कि ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन नीचे जो है एक ही गहराई, समान गहराई में ये आपके जो स्तंभ है वो पाए जाएंगे। इनका जो जड़ है, इनका जो पैर है, वो समान गहराई में पाया जाता है और यही जो है प्राट की संकल्पना का आधार है। तो दो बातें हमने सीखी यहाँ पे प्राट की संकल्पना में कि भिन्न घनत्व होना चाहिए, जो आपके मतलब स्तंभ हैं उनके घनत्वों में भिन्नता होती है और उनकी गहराई जो है समान होती है, ठीक है, गहराई में अंतर नहीं होता। ये दो बातें हमने मुख्य रूप से देखी। एक बात और प्राट साहब कहते हैं कि अगर कोई स्तंभ अधिक ऊंचा है, इसका तात्पर्य यह है कि उस स्तंभ का घनत्व क्या है, कम है, ठीक है। अगर कोई स्तंभ अधिक ऊंचा है तो इसका मतलब उस स्तंभ का घनत्व कम है, और अगर कोई स्तंभ ऊंचा कम है मतलब कि ज़्यादा ऊंचाई उसकी नहीं है तो इसका मतलब उसका घनत्व अधिक है। अगर आप इस चित्र के माध्यम से देखना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकें, पर्वत देखिए अधिक ऊंचा है तो इसका घनत्व 2.6 सबसे कम। पठार इससे पर्वत से कम ऊंचा है इसलिए इसका घनत्व पर्वत से अधिक है। मैदान पठार से भी कम ऊंचा है इसलिए पठार से भी कम घनत्व इसका है, अधिक घनत्व है मैदान का। तो अगर सोचिए मैदान जो है ऊंचा रहता है पर्वत से तो क्या 2.8 इसका घनत्व रहता है, नहीं, बल्कि कम हो जाता है, 2.6 से भी कम हो जाता है। तो वही बात ये कह रहे हैं प्राट साहब कि अगर ऊंचा है तो घनत्व कम है और अगर ऊंचाई कम है तो घनत्व अधिक है। तो ये बात को भी ध्यान रखेंगे, हम थ्योरी के माध्यम से भी चीज़ों को देखेंगे इन बातों को, लेकिन यहाँ पे बस आप ऐसे इसको देख लें क्योंकि प्राट के बारे में था तो इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर ली इसकी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने प्राट के बारे में देखा। अब आइए बात करते हैं, हम एरी की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। देखिए एरी साहब क्या क्या है, जैसे कि आपने देखा प्राट में हमने 2-3 बात तो बिल्कुल आधारभूत तरीके से समझी थी। तो प्राट में भी कुछ बातें हैं जो आधारभूत संकल्पना इनकी हैं और उसके आधार पे हम प्राट और एरी इन दोनों में कैसे तुलनात्मक अध्ययन करना है, इसमें क्या अंतर है उसको भी समझेंगे हम। तो एरी की संकल्पना में बात करेंगे तो सबसे पहला जो अंतर आता है प्राट से वो ये है कि यहाँ पे समान घनत्व होता है। प्राट में क्या था, घनत्व में भिन्नता थी, मतलब अलग अलग घनत्व थे, लेकिन यहाँ पे प्राट एरी साहब कहते नहीं,
घनत्व जो है आपका क्या होगा, समान होगा। जो घनत्व आपका पर्वत का होगा वही घनत्व आपका पठार का होगा, वही घनत्व आपका मैदान का होगा। घनत्व में भिन्नता नहीं होगी, सभी स्तंभों का घनत्व समान होगा। लेकिन प्राट वाले में क्या कहा गया, घनत्व भिन्न होगा। एक प्रकृति के हैं तो ठीक है, अलग प्रकृति के हैं तो घनत्व उनका भिन्न भिन्न होगा। तो एरी साहब लेकिन कहते हैं नहीं, घनत्व समान होगा चाहे प्रकृति कोई भी हो। तो इस प्रकार से 2.6 देखेंगे तो आप पर्वत भी है 2.6 ग्राम पर सेंटीमीटर के, आपके पठार भी है, मैदान भी है, तो सबका घनत्व यहाँ पे समान है। तो एक हमें अंतर यहाँ पे दिखाई देता है। तुलनात्मक अध्ययन अगर करें तो प्राट में जो घनत्व भिन्न है लेकिन एरी में घनत्व समान है। दूसरी बात यहाँ पे जो अंतर के रूप में हमें दिखाई देती है वो है भिन्न गहराई, मतलब गहराई भी एक जैसी नहीं है। यहाँ पे प्राट में देखा गहराई क्या है, एक क्षतिपूर्ति तल है उसी के अनुसार गहराई है, लेकिन यहाँ पर हम देखें गहराई अलग है। पर्वत जो अधिक ऊंचा है उसकी गहराई अधिक है, पठार जो पर्वत से कम ऊंचा है उसकी गहराई पर्वत से कम है, अब मैदान जो सबसे कम ऊंचा है उसकी गहराई सभी से कम है। मतलब जो जितना ऊंचा वो इतना नीचे गहरा भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक अनुपात इस प्रकार से नहीं देखेंगे आपकी, अगर ये 1 किलोमीटर ऊपर है तो 1 किलोमीटर नीचे होगा, नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ पे कहते हैं आपके एरी साहब कि देखिए अगर कोई मतलब स्तंभ अगर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर है, मतलब सतह से अगर 1 किलोमीटर ऊंचा है तो वो संतुलन में कब रहेगा, जब उस ऊंचाई के 9 गुने के बराबर उसकी गहराई में, मतलब सतह के नीचे उसकी गहराई कितनी होगी, 9 गुने के बराबर होगी। मतलब क्या बनता है कि 1 किलोमीटर सतह के ऊपर अगर उसकी ऊंचाई है तो 9 किलोमीटर सतह के नीचे उसकी गहराई होनी चाहिए। 9 किलोमीटर सतह के नीचे उसकी क्या होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, तब जाके वो जो स्थलाकृति वो संतुलन की अवस्था में रहेगा। मतलब पर्वत अगर ज़्यादा ऊंचा है तो जितना उसकी ऊंचाई उसके 9 गुना उसके नीचे होना चाहिए, तब जाके वो पर्वत क्या वो संतुलन में होगा। तो ये बात ये कहते हैं आपके एरी साहब। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से, कैसे, आइए देखिए समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपका हिमालय है, ठीक है। हिमालय गहराई कितनी है, सॉरी ऊंचाई कितनी है, तो आप देख रहे हैं हिमालय की ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, आप सभी जानते हैं। तो अब अगर हम कहें कि हिमालय संतुलन में रहेगा तो उसके लिए एरी के अनुसार अगर हम देखें तो हमें कहना पड़ेगा हिमालय संतुलन में तभी रहेगा जब हिमालय की जो ऊंचाई उस ऊंचाई के 9 गुने के बराबर उसकी गहराई हो, ठीक है। मतलब 8,848 मीटर अगर इसकी ऊंचाई है तो फिर इसका 9 गुना मतलब कि 79,632 मीटर, मतलब 79,632 मीटर्स ऐसी क्या होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, तभी जाकर के हिमालय संतुलन की अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो अब हम अगर ऐसे देखें तो ऐसा कोई हमें साक्ष्य मिलता नहीं कि इतना गहराई तक मतलब हिमालय की स्थिति है, ठीक है। ऐसी कोई भी हमें साक्ष्य हमें मिलता नहीं है। तो इस तरह हम कहेंगे भाई ये तो बहुत ही गलत, मतलब साधारण सर्वथा गलत ये उदाहरण है। ये उदाहरण ऐसी है ही नहीं बिल्कुल कि 1 किलोमीटर अगर एक भाग अगर ऊपर है तो 9 भाग नीचे होना चाहिए तभी जाकर संतुलन में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि इनका सिद्धांत यहाँ पे अमान्य हो जाता है, ठीक है। ऐसी कोई स्थिति हमें दिखाई नहीं देती है। तो एक हमें बात यहाँ पे समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि भाई ये जो एरी की संकल्पना है इसमें एक यहाँ पे कमी है। चलिए दूसरी बात, एरी साहब कहते हैं कि सियाल जो है, मतलब ये पूरा हिस्सा कहते हैं सियाल का बना हुआ है और ये जो है सीमा पर ठहराव की स्थिति में, देखिए ये बात यहाँ कर रहे हैं कि सियाल जो है सीमा पर ठहराव की स्थिति में। तो इस बात को भी हमने अब देखा कि किस प्रकार से हमने प्लेट विरुद्ध के सिद्धांत आने के बाद से इस बात का भी हमने सलूशन निकाल लिया है। तो यहाँ पे एक आलोचना का बिंदु यहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से एरी की संकल्पना में हमें कई समस्याएं दिखाई देती हैं। तो चूंकि शुरुआती देखिए चीज़ें थी तो इसलिए हमें थोड़ा जानना जरूरी था कि कैसे यहाँ पे अंतर है, प्राट एरी इनकी संकल्पनाएँ क्या हैं, समस्थिति एक शब्द, मतलब इन शब्दों के बारे में इसका मतलब क्या होना चाहिए, मतलब इसके बारे में शुरुआती इन्होंने जो चर्चाएँ शुरू की थी तो उसका थोड़ा सा महत्व तो है। लेकिन वर्तमान में हम वर्तमान तरीके से चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे वर्तमान स्थिति की व्याख्या की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख लें, पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था कि जो वर्तमान स्थिति उसके बारे में चर्चा कर दी थी और आपसे जो कहा गया था कि कुछ सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे, तो आप यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये हमने चित्रों के माध्यम से चीज़ों को देख लिया। अब आइए हम बात करते हैं थोड़ा से कि थ्योरीज के माध्यम से चीज़ों को कैसे देखें, बस थोड़ा सा देख लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। तो प्राट की संकल्पना की बात करें तो प्राट ने यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी, इसका मतलब क्या है, डेप्थ क्या हो, यूनिफॉर्म, गहराई जो है एक समान हो। आपने देखा प्राट का चित्र जिसमें आपने देखा कि जो गहराई है बिल्कुल एक समान है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डेप्थ यहाँ पर दिख रही है, लेकिन विथ वेरिंग डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी मतलब घनत्व में अलग अलग होगा। तो घनत्व देखिए यहाँ पर 2.6 है, इसका 2.7, इसका 2.8, ठीक है। इस प्रकार से देखिए उन्होंने माना। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो घनत्व है उसमें भिन्नता है और जो गहराई है उसमें यूनिफॉर्मिटी है, ठीक है। तो प्राट ने यूनिफॉर्म
डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी मत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार भिन्न भिन्न घनत्व के स्तंभ ऊपर की ओर भिन्न भिन्न ऊंचाई के होते हैं, परंतु नीचे की ओर समान गहराई में क्षतिपूर्ति तल के सहारे स्थित होते हैं। ठीक है, नीचे के जो होते हैं वो समान गहराई में स्थित जो आपको क्षतिपूर्ति तल है उसी के सहारे होते हैं। यहाँ पे जो एक शब्द समान गहराई, दो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन दो शब्दों को आप निगलेक्ट करेंगे, वो दोनों ही शब्द एक्स्ट्रा हो गए हैं। दूसरी बात कहा जाता है कि प्राट के अनुसार ऊंचाई और घनत्व में विलोम संबंध है। मतलब इसका मैंने आपको समझाया कि अगर स्तंभ की ऊंचाई अधिक है, इसका तात्पर्य होगा कि स्तंभ का घनत्व जो है कम होगा, और अगर स्तंभ की ऊंचाई कम है, इसका तात्पर्य होगा कि स्तंभ का घनत्व अधिक होगा। ठीक है, तो प्राट के अनुसार ऊंचाई और घनत्व में विलोम संबंध होता है, अर्थात यदि स्तंभ ऊंचा तो घनत्व कम होगा, और यदि स्तंभ नीचा तो घनत्व अधिक होगा। ठीक है, तो इन दो बातों को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हमने ये प्राट के संबंध में जो थोड़ा थ्योरी हमें जाननी थी, थ्योरी को हमने देख लिया। अब आइए चर्चा करते हैं। एरी के अनुसार विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है, जबकि उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। आपने चित्र के माध्यम से देखा कि इन्होंने कहा भैया कि घनत्व सबका बराबर है, प्रत्येक स्तंभ का घनत्व क्या है, बराबर है। किसी के घनत्व में जो है कमी या बेसी, मतलब कम या ज़्यादा नहीं है कोई घनत्व किसी भी स्तंभ का, सबका घनत्व क्या है, आपस में समान है। जो समस्या जो मतलब अंतर आता है वो अंतर आता है आपके गहराई में। ठीक है, सभी स्तंभों की गहराई जो है सेम नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो ये बात कहते हैं आपके एरी साहब कि जो गहराई है गहराई में परिवर्तन होता है, लेकिन जो स्तंभों का जो घनत्व है वो घनत्व सभी का क्या होता है, समान होता है, बराबर होता है। दूसरी बात एरी साहब कहते हैं कि जो एरी के अनुसार भूपटल की आकृति जो स्तंभ के रूप में आते हैं। ठीक है, हमने सबको स्तंभ के रूप में माना है। यदि ऊंचाई तक है, ठीक है, मान लीजिए कुछ ऊंचाई तक स्तंभ आपका है, तब उसके संतुलन के लिए यह जरूरी है कि ऊपरी भाग के 9 गुने के बराबर भाग नीचे जड़ तक हो। मतलब अगर 1 किलोमीटर ऊंचाई उसका क्या सतह के ऊपर है, तो इसका तात्पर्य है कि वह मतलब भू आकृति, मतलब जो स्थलखंड है वो तभी संतुलन में रहेगा जब 9 किलोमीटर गहराई में उसका मतलब उसकी स्थिति होगी। ठीक है, सतह के नीचे वो 9 किलोमीटर गहराई तक पाया जाएगा। तो एक बात यहाँ पे आपने और देखा कि किस प्रकार से जो एरी के अनुसार जो विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ हैं वो तभी ही आपकी संतुलन में रहेंगी जब उनकी ऊंचाई जो है आपके सतह के ऊपर है उसके 9 गुने के बराबर उनकी गहराई में उनकी पहुँच हो, तभी वो संतुलन की अवस्था में रहेंगे। तो एक मत यहाँ पे एरी साहब आपके और देते हैं, तो ध्यान रखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो इन दो मतों के अनुसार, मतलब कि प्राट और एरी के मतों के अनुसार हमने देखा कि किस प्रकार से शुरुआती मतलब रिसर्च किए गए और किस तरह शुरुआती सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। अब बाद में जो उसमें कमियां रहीं उन कमियों को हमने दूर करते हुए वर्तमान स्थिति पे हम पहुंच गए हैं। तो वर्तमान स्थिति क्या है वो पिछले वीडियो में आप देख लेंगे फिर से, अगर आप इनकेस नहीं देखे हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपने पिछला वीडियो देख लिया है। तो ये हमने देखा, तो सम स्थिति क्या है इसको हमने कंप्लीट कर लिया, समझ लिया अच्छे तरीके से। अब हम आगे वाले वीडियो में देखते हैं किस प्रकार किस चीज़ों पे चर्चा करना है हमें। बहिर्जात बल हम शुरू करने ही वाले हैं, बस कुछ चीज़ें अगर छोटी हैं इधर उधर तो हम उसे थोड़ा सा कवर करने वाले हैं। जैसे भू चुंबकत्व इत्यादि है तो उसको देख लेते थोड़ा क्या क्या है वो, उसमें थोड़ा सा नजर डालेंगे। ठीक है, तो उन चीज़ों को देखते हुए कवर करते हुए फिर हम बहिर्जात बलों को कवर कंप्लीट करेंगे। और जैसे ही बहिर्जात आपके बल कंप्लीट होते हैं आपकी क्लाइमेटोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब कि जलवायु विज्ञान आपका शुरू हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। सबसे देखिए बड़ा जो आपका चैप्टर होता है ना वो आपका जियोमॉर्फोलॉजी होता है, क्योंकि बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल होता है और काफ़ी लेंथी इसका पोर्शन होता है। कुछ चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो फिर आपको आगे दिक्कतें होती हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से थोड़ा से पढ़ाया जाता है और समझा जाता है, थोड़ा समय देना पड़ता है इसमें। जैसा कि आपने देखा कि ओशनियोग्राफी हमने 47 वीडियोज़ कंप्लीट किए हैं, और उसमें आपका एक चीज़ अभी रह गया जो मुझे याद है, जो आपकी महासागरीय निक्षेप है उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी आपके 55+ वीडियोस आपके अभी हो गए हैं, लेकिन अभी देखेंगे तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा ये, क्योंकि एक बड़ा पोर्शन है तो इसमें थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने चर्चा की आपकी सम स्थिति के बारे में। और कैसा रहा आपका वीडियो आज मुझे कमेंट में बताएं। इस बार मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।